हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आई हूँ इस चैनल पे आपके लिए करंट अफेयर लेके 4 दिन का 4 तारीख 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख 4 दिन का करंट अफेयर लेकर आई हूँ। वैसे तो आपको पता है मैं डेली आती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं टाइम मिलता है। तो अब मैं आपको वीकली करंट अफेयर हर संडे को इसी चैनल पर और यहीं पे पढ़ाऊंगी, क्योंकि रोज रोज पॉसिबल नहीं हो डेली मैं आपके लिए करंट अफेयर लेके आऊँ। ये चीज़ अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रही है। मैंने कोशिश की, काफ़ी कोशिश की कि डेली करंट अफेयर दूँ आपको, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रही। इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि मुझे भारत के उसका भूगोल का भी लेक्चर लेना होता है और विश्व के भूगोल का भी लेक्चर लेना होता है। इसलिए 2 लेक्चर उससे हिसाब से हो जाते हैं, तो मैं करंट अफेयर नहीं कर पा रही हूँ डेली आपका। तो मैंने डिसाइड किया है कि आपका हर संडे को और वीकली करंट अफेयर लेकर आऊँगी इसी चैनल के ऊपर हैं, और यहीं पे आपको मिलेगा। आप पढ़ते हैं। 4 जून का बांग्लादेश के खलीलुर रहमान यूएन महासभा के नए अध्यक्ष। ये जो है ये है खलीलुर रहमान, जो यूएन महासभा के नए अध्यक्ष चुने गए। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए रहमान ने चुनाव में साइप्रस के विशेष दूत एंड्रियास एस काकोरस को हराया है। मतलब ये अभी बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं जिनको यूएन के महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष चुना है। और एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति ये एशिया और प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं। रहमान के चुनाव में साइप्रस के विशेष दूत एंड्रियास एस काकोरस को हराया है। 190 वैध मतों में से इनको 99 वोट मिले हैं और काकोरस को 91 वोट मिले हैं। वे सितंबर में जर्मनी के एनालेना बेरबाक का स्थान लेंगे। किसका लेंगे? जो जर्मनी के एनालेना है, वो जो अभी प्रेजेंट टाइम में है यूएन के अध्यक्ष, उनका स्थान लेंगे। और लेकिन ये जो सितंबर से जब वो रिटायर हो जाएंगे सितंबर में, तब ये उनका स्थान लेंगे। कौन लेंगे? खलीलुर रहमान। सरकार 15 जून को प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स लागू करेगी। अगले 5 वर्षों में यह होलसेल प्राइस इंडेक्स की जगह ले लेगा। पीपीआई की पहली बार वस्तुओं के साथ बैंकिंग और रेलवे जैसी सेवाओं को भी शामिल किया गया है। किसको से बैंकिंग और रेलवे जैसी जो सेवाएं हैं उसमें भी उनको भी पीपीआई में शामिल किया है। संशोधित डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष 2022-23 है। डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष है 22-23 है। इसमें सौर और पवन ऊर्जा जैसे नए उत्पादों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली संरक्षण और अवैध खनन पर रोक के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई है। कितनी सदस्य समिति? 5 सदस्य समिति बनाई गई है। इसकी अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। कौन करेगी इसकी अध्यक्षता? कंचन देवी करेंगी। समिति अरावली की वैज्ञानिक परिभाषा और शपथ सीमांकन तय करेगी। मतलब अरावली की वैज्ञानिक परिभाषा क्या है और उसकी समय सीमा क्या है, ये जो समिति है ये डिसाइड करेगी और 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देगी। फिर है नियुक्तियां हैं। तो जस्टिस मीनाक्षी मदन राय पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस नियुक्त की गई हैं। वे 4 जून को जस्टिस संगम कुमार साहू के सेवानिवृत्त। कौन? संगम कुमार साहू जो है वो सेवानिवृत्त हो जाएंगी, तो उनकी जगह कौन लेगी? मीनाक्षी मदन राय लेंगी हैं। इससे पहले वे सिक्किम हाईकोर्ट में न्यायाधीश थी। इससे पहले मतलब यहाँ पटना की चीफ जस्टिस बनने से पहले वो सिक्किम हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस थी। सिक्किम के हाईकोर्ट में जज बनने की पहली महिला थी। जो सिक्किम हाईकोर्ट में जज बनी वो पहली महिला थी। नेक्स्ट है रिकॉर्ड। भारत 2025 में अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बना। देश की सौर क्षमता 155 गीगावाट से अधिक पहुंच गई है। भारत 2000 अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा, मतलब सौर ऊर्जा का जो मैटर है उसके अंदर अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। मतलब अमेरिका एक सुपर पावर है और अमेरिका को किसी भी फील्ड में पीछे छोड़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कम से कम भारत ने सौर ऊर्जा में तो अमेरिका को पीछे छोड़ा और दूसरा नंबर हासिल कर लिया है। पीएम सूर्य घर योजना से 40 लाख घरों को लाभ मिला। पीएम सूर्य घर जो योजना थी, इससे 40 लाख जो घर थे उनको लाभ मिला। मतलब सौर ऊर्जा के जो प्लेट्स होती हैं वो लगाई 40 लाख घरों ने है। और इसी योजना की वजह से इतनी बड़ी उपलब्धि जो भारत ने हासिल की है वो की है। भारत ने 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य भी समय से पहले हासिल कर लिया है। 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य भी समय से पहले भारत ने हासिल कर लिया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने इमिग्रेशन और विदेशी नियम 2025 में संशोधन किया और नए नियमों के तहत 180 दिन या उससे कम अवधि के वीजा पर भारत आने वाले विदेशी नागरिक अब वीजा समाप्त होने से पहले कभी भी पंजीकरण करा सकेंगे। पहले इसके लिए 14 दिनों की समय सीमा थी और जिनके माँ बाप में से कोई भी एक भारतीय है तो उनमें से वे उन्हें तत्काल सूचना देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आराम से कभी भी दे सकते हैं 180 दिन के अंदर।
नेक्स्ट है वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे है ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन। भूमध्य रेखा के पास ये क्यों है चर्चा में? ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये जो भूमध्य रेखा के पास की जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो आपस में जब टकराती हैं तो वहाँ का क्या कहते हैं बारिश का मौसम होता है। और जब ये ऊपर खिसकता है, हाँ, मतलब उत्तर भारत की साइड में आता है, तब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की जो पवनें हैं वो इनकी जगह लेके भारत में मानसून कराती हैं। इसलिए अभी मानसून का मौसम है तो ये इसलिए ज्यादा चर्चा में है। तो देखिए भूमध्य रेखा के पास का ये क्षेत्र जहां उत्तर और दक्षिण से आने वाली हवाएं आपस में मिलती हैं, इससे बादल बनते हैं और बारिश होती है। भारत में मानसून पर इसका बड़ा असर पड़ता है। गर्मियों में यह क्षेत्र उत्तर की ओर खिसकता है, जिससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं भारत तक पहुंचती हैं और अच्छी बारिश होती है। मौसम वैज्ञानिक मानसून, सूखा और बाढ़ का अनुमान लगाने के लिए इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन के ऊपर की स्थिति लगातार नजर रखते हैं। इसकी स्थिति पर लगातार नजर लगाए रखते हैं जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो मानसून मौसम के अंदर। फिर है करीब 34% लवणता के कारण जिस समुद्र में व्यक्ति डूबता नहीं और जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। मतलब कौन सा समुद्र है जो जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है और 34% लवणता होने के कारण उसके अंदर इंसान डूबता नहीं है, तो वो है मृत सागर। 500 वर्ष पुराना 20 टावरों और 4 चर्चों और 5 महलों वाला यह परिसर आज रूस के राष्ट्रपति का निवास है। नाम बताइए कौन सा है ये? क्रेमलिन परिसर बोलते हैं इसको। क्या है ये? देखिए ये है क्रेमलिन परिसर। नेक्स्ट है 5 जून का करंट अफेयर है। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री। ये देखिए कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री बने हैं। इनका चेहरा गौर से देख लीजिए, पहचान जाओगे फिर। DK शिव कुमार कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री बने हैं। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर सिंह गहलोत ने बेंगलुरु के लोक भवन में उन्हें शपथ पद की पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। किसने? जो राज्यपाल थावर सिंह गहलोत हैं उन्होंने, कर्नाटक के जो राज्यपाल थावर सिंह गहलोत हैं उन्होंने इनको शपथ दिलाई। 64 वर्षीय शिव कुमार ने श्रद्धेय संत गंगाधर अज्जा के नाम पर शपथ ग्रहण की। किसके नाम पर शपथ ग्रहण की? श्रद्धेय संत गंगाधर के नाम पर इन्होंने शपथ ग्रहण की। उनके साथ एक उप मुख्यमंत्री DG परमेश्वर और 13 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। उनके उप मुख्यमंत्री डॉक्टर G परमेश्वर और 13 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। इससे पहले सिद्धिरमैया के इस्तीफे के बाद उन्हें सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। यानी सिद्धिरमैया जी ने जब इस्तीफा दिया उसके बाद में सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक के नेता के रूप में इन्हें चुना गया था। सरकार ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 9,585 करोड़ रुपए की ग्रीन मोबिलिटी योजना को मंजूरी। ग्रीन मोबिलिटी को दी। इसके तहत 1.91 लाख पुराने ट्रक और 16,329 बसें हटाई जाएंगी। वाहन मालिकों को BS4 या उससे पुराने वाहनों के बदले नए BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का प्रोत्साहन मिलेगा। फिर है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के ATF मूल्य स्थिरीकरण कोष को मंजूरी दी है। किसको दी है? सरकार ने 10,000 करोड़ के ATF मूल्य स्थिरीकरण को मंजूरी दी है। पश्चिमी एशिया संकट के कारण जेट ईंधन महंगा होने के बाद यह कदम उठाया गया। मतलब अभी जो तेल का संकट चल रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, इसलिए इसकी वजह से यह कदम उठाया गया है। इससे घरेलू उड़ानों के लिए ईंधन की कीमत 75.6 रुपये प्रति लीटर तक सीमित रहेगी। कितनी रहेगी? 75.6 लीटर तक सीमित रहेगी, जिससे हवाई किराए में अचानक बढ़ोतरी पर रोक लगेगी। जो अचानक हवाई किराया बढ़ गया है और जो महंगाई बढ़ गई है, इसके ऊपर रोक लगेगी। नेक्स्ट है सरकार के आयात घटाने के लिए। सरकार ने आयात घटाने के लिए 6 वर्किंग ग्रुप बनाए हैं। ये समूह 100 प्रमुख उत्पादों की पहचान करेंगे जिनका घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रक्षा क्षेत्र पर फोकस रहेगा। कौन कौन से क्षेत्रों पर फोकस रहेगा? तो फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और रक्षा क्षेत्र के ऊपर फोकस रहेगा। DPIIT के सचिव इनकी अध्यक्षता करेंगे। पिछले वर्ष देश का आयात 775 अरब डॉलर रहा था। कितना रहा था देश का आयात? 775 अरब डॉलर पिछले साल आयात रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव में पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे और त्रिनिदाद और टोबैगो नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, इसके अंदर 5 सदस्य नए चुने गए हैं, जो है पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे, त्रिनिदाद और टोबैगो। 6 हो गए, 5 नहीं 6। ये 1 2 3 4 5 6
नए स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य, स्थायी नहीं अस्थायी सदस्य। ये किर्गिस्तान पहली बार परिषद में पहुंचा है। किर्गिस्तान जो है वो पहली बार पहुंचा है अस्थायी सदस्य के रूप में। पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया ने जर्मनी को, जबकि किर्गिस्तान और फिलीपींस को हराया है। पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया ने जर्मनी को, जबकि किर्गिस्तान और फिलिस्तीन को हराया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका ने भारत समेत 54 देशों से आयात होने वाले सामान पर 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव किया है। अमेरिका ने भारत समेत 54 देशों से, भारत को और 54 अदर देशों के साथ अमेरिका ने आयात होने वाले सामान पर 12.5 अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव किया है। यह कदम सेक्शन 301 जांच के बाद उठाया गया है, जिसमें इन देशों पर जबरन श्रम रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है। यह कदम सेक्शन 301 जांच के बाद उठाया है, जिसमें इन देशों पर जबरन श्रम रोकने में विफल रहने पर गया। भारत इस मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत कर रहा है। प्रस्ताव लागू होने पर भारत के कपड़ा, चमड़ा और कालीन निर्यात पर असर पड़ सकता है। अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो भारत के अंदर कपड़ा, चमड़ा और कालीन निर्यात पर असर पड़ सकता है। मतलब प्रेजेंट टाइम में है ना, एक आदमी ऐसा है जिससे पूरी दुनिया दुखी है और उसके खुद के नागरिक भी दुखी हैं, लेकिन उनको बेचारों को वहां रहना है, वो बोल नहीं सकते कुछ कि अब जब तक है तब तक झेलना है? बाकी सारी दुनिया परेशान हो चुकी है। और अगर दुनिया के बाकी देशों का दिमाग खराब हुआ तो इस इंसान का बैंड सारे देश एक नाक एक साइड में होके ठीक से बजा के रख देंगे, क्योंकि इस इंसान ने नाक में दम ला के रखा होता है। ये हमेशा नए नए काम कर रहा होता है, कभी कुछ कर दे रहा है, कभी कुछ कर दे रहा है। इसको ये नहीं पता हो रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन इसको कोई ना कोई रायता फैलाना जरूरी होता है। ओके, वर्ड ऑफ द डे, ट्रांजिट वीजा। ट्रांजिट वीजा क्या होता है? ट्रांजिट वीजा है जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिका जाना है, मुझे अमेरिका जाना है, तो डायरेक्ट अमेरिका जाने की बजाय मेरी जो फ्लाइट है वो बीच में किसी देश में रुक रही है। कौन से देश में रुक रही है? जैसे कि मैं आपको कोई पॉपुलर देश बताती हूँ। हाँ, रूस मान लो है। जैसे यहाँ मैंने फ्लाइट की और वो फ्लाइट जाके पहले रूस में रुकेगी, रूस के बाद में वो अमेरिका जाएगी। तो अगर रूस में मुझे रुकना है उस फ्लाइट से, तो उसके लिए मुझे एक अलग से वीज़ा बनाना होता था। लेकिन अब इसको ख़त्म कर दिया गया है कि भाई आपको रूस के अंदर अगर आपकी फ्लाइट रुक रही है, आपको वहाँ 2, 4, 5, 10 घंटे अगर रुकना है, तो जो ट्रांजिट वीज़ा है उसको वीज़ा है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही रुक सकते हो और फिर डायरेक्ट अमेरिका जा सकते हो। लेकिन पहले ये सिस्टम था कि अगर आपको वहाँ रुकना है तो वहाँ का वीज़ा बनवाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं हम ट्रांजिट वीज़ा। हाँ, तो ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई यात्री एक देश से दूसरे देश जाते समय किसी तीसरे देश की हवाई अड्डे पर रुकता है। यह वीज़ा केवल फ्लाइट बदलने या थोड़े समय के ठहराव के लिए होता है, उस देश में घूमने की अनुमति नहीं देता। जैसे भारत से कनाडा जाते समय जर्मनी में रुकने पर ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत होती है। अब जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए ट्रांजिट वीज़ा की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इससे ओनली जर्मनी ने की है ट्रांजिट वीज़ा की फैसिलिटी खत्म। इससे भारतीय लोगों ने जर्मनी एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट क्षेत्र से बिना वीज़ा गुजर सकेंगे, जिससे समय, पैसे और दस्तावेजी प्रक्रिया की परेशानी कम होगी। आगे समझ में ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है और ये पॉपुलर क्यों है, अभी प्रेजेंट में ये शब्द इतना क्यों यूज किया जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस ब्रिटिश कानून से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? पहली बार किस ब्रिटिश कानून से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया? मतलब कौन सा ऐसा ब्रिटिश का कानून लगाया उन्होंने कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? तो वो था चार्टर एक्ट 1833 के हिसाब से। 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य रहे ये भारतीय विधिवेता कौन थे? 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य रहे, प्रारूप समिति के सदस्य थे भारतीय विधिवेता कौन थे? तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये चेहरा देख लो। ये हमारे बचपन में इनका एक टॉपिक भी होता था, जब हम पढ़ते थे बचपन में 5th 6th में, उस वक्त इनका एक टॉपिक होता था। नेक्स्ट है डेली करंट अफेयर, तारीख 6 जून का। नीलकंठ मिश्रा विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक बने हैं। नीलकंठ मिश्रा जो हैं वो विश्व बैंक के भारत के कार्यकारी निर्देशक बने हैं। तमिलनाडु सरकार ने वेत्री तमिजगम विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। इसमें 436 विजन स्टेटमेंट्स और 54 उपस्तंभ शामिल हैं। दस्तावेज में शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण,
किसानों और मछुआरों के कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने इसे तमिलनाडु के दीर्घकालीन विकास का रोड मैप बताया है। क्या बताया है? तमिलनाडु के विकास का रोड मैप बताया है। ये यहाँ पे इसलिए दे रखी है कि जो आज का जो करंट अफेयर है ना, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो ये है, इसलिए इसको सबसे ऊपर लिखा गया है। ठीक है। और पहला पॉइंट है ये, तमिलनाडु सरकार ने वेत्री तमिजंगम विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। इसमें 436 विजन स्टेटमेंट्स और 54 उपस्तंभ शामिल हैं। दस्तावेज में शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसानों और मछुआरों का कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। किस पर विशेष जोर दिया गया है? शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण तथा मछुआरों और किसानों के ऊपर विशेष जोर दिया गया है इसके अंदर। सरकार ने इसे तमिलनाडु की दीर्घकालीन विकास का रोड मैप कहा है। सरकार ने इसे तमिलनाडु की दीर्घकालीन रोड का विकास का रोड मैप कहा है। और ये है नीलकंठ मिश्रा वाशिंगटन, इनका देख लीजिए अच्छे से चेहरे को। हाँ, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक मुख्यालय में भारत के नए कार्यकारी निदेश नियुक्त किए गए हैं। कौन से कार्यकारी निदेश नियुक्त किए गए हैं? उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। कितने साल का होगा कार्यकाल? 3 साल का होगा। वे पूर्व IAS अधिकारी परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? जो पूर्व IAS परमेश्वरन थे उनकी जगह लेंगे, वो रिटायरमेंट हो रहे हैं। नीलकंठ मिश्रा वर्तमान में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार है समिति है उसके प्रेजेंट टाइम में सदस्य हैं। और क्रेडिट स्विस के इंडिया स्ट्रेटेजिस्ट हैं। कौन है? उसके अलावा सलाहकार परिषद के सदस्य के अलावा क्रेडिट स्विस के इंडिया स्ट्रेटेजिस्ट हैं। संविधान निधन किसका प्रेजेंट टाइम में निधन हुआ है? बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं जो फेमस हो, उनका निधन किसका हुआ है प्रेजेंट टाइम में? संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व। कौन? संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किसका? संविधान विशेषज्ञ। इनको जिनके पास जो सिविल्स, आप लोग तो इनको बहुत अच्छे, सुभाष कश्यप की बुक आती है संविधान की, तो आप लोग तो इसको उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे जो PCS और UPSC की तैयारी करने वाले हैं। संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कश्यप 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उन्होंने संविधान और संसदीय प्रणाली का 100 से अधिक पुस्तकें लिखी। उन्होंने संविधान और संसदीय प्रणाली पर 100 से अधिक पुस्तकें लिखी और ये पुस्तकें सिविल सर्वेंट्स पढ़ते भी अभी पॉलिटी की पढ़ते हैं। क्योंकि मैंने भी पढ़ी है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सभी के पास मिलती है, ऑलमोस्ट के पास है। उन्हें 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किसे? 2015 में पद्म भूषण से नहीं सम्मानित किया गया था। और इन्होंने 1983 और 1900 में लोकसभा के महासचिव रहे थे। ये देखिए महान हस्ती को। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और ब्रिटेन ने क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी, क्या? क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य भविष्य की तकनीकों के लिए जरूरी खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना। इस पहल का उद्देश्य भविष्य की तकनीकों के लिए, भविष्य में जो तकनीकें होंगी ना उनके लिए जरूरी खनिजों की सुरक्षित करना, मतलब सुरक्षित करना और उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करना है। साथ ही यह केंद्र स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए आवश्यक कच्चे माल की कमी को दूर करने में सहायता करेगा। क्या करेगा? केंद्र स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए आवश्यक कच्चे माल की कमी को दूर करने में सहायता करेगा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026, केंद्र सरकार ने डिजिटल शासन में उत्कृष्टता के लिए 17 परियोजनाओं को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए चुना है। किसको? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 केंद्र सरकार ने डिजिटल शासन में उत्कृष्टता के लिए 17 परियोजनाओं को, किसको? 17 परियोजनाओं के लिए को राष्ट्रीय के लिए चुना है। विजेताओं में कृषि मंत्रालय का एग्री स्टेक महाकुंभ 2025 पोर्टल और केरल का ब्लड डोनेशन पोर्टल शामिल है। कौन कौन सा पोर्टल शामिल है? कृषि मंत्रालय का एग्री स्टेक और महाकुंभ 2025 पोर्टल और केरल का ब्लड डोनेशन पोर्टल शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोड डायमंड लिंक। रोड नहीं है वो रोम है, सॉरी है। रोम डायमंड लिंक 2026 श्रीलंका के रमेश पथिरागे ने रोम डायमंड लिंक 2026 में
92.62 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। वह 90 मीटर की बाधा पार करने वाले चौथे एशियाई बने हैं और उन्होंने नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़कर एशिया का दूसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो दर्ज किया है। इन्होंने नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ दिया है और एशिया का दूसरा थ्रो दर्ज किया है। कौन है ये? रोड डायमंड लिंक 2026। श्रीलंका के रमेश पिथौरागढ़ ने रोड डायमंड लिंक 2026 में श्रीलंका के रहने वाले हैं ये। 92.62 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है और वह 90 मीटर की बाधा पार करने वाले चौथे एशियाई बने हैं और उन्होंने नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ करके एशिया का दूसरा श्रेष्ठता दर्ज कर ली है। वर्ड ऑफ द डे, वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है? वायबिलिटी गैप फंडिंग वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार द्वारा दी जाने वाली वह आर्थिक सहायता है जिसका उद्देश्य उन बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तीय मदद देना है जो देश के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन केवल कमाई के आधार पर निवेशकों को आकर्षित नहीं कर पाती हैं। मतलब जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है ना, वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर वो उत्पाद नहीं करेंगी तो देश की जो आर्थिक इकोनॉमी है उसमें थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। लेकिन वो नहीं कर पा रही है निवेश, इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उनकी कमाई नहीं हो पा रही है उसमें उतनी, इसलिए सरकार उनको हेल्प करती है। उसको हम बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। लेकिन केवल कमाई के आधार पर निवेशकों को आकर्षित नहीं कर पाती है। जब किसी परियोजना की लागत अधिक और शुरुआती कमाई कम होती है, मतलब उसके अंदर कोई शुरुआत करने में उसमें लागत ज्यादा हो रहा है लेकिन कमाई कम है क्योंकि लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लेकिन बाद में जब इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो कमाई बढ़ने लगेगी। तो उसको शुरू करने के लिए जो फंडिंग सरकार करती है उसको हम बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो सरकारी संतर को भरने के लिए वीजीएफ प्रदान करती है एवं वर्तमान में इसलिए चर्चा में है क्योंकि ग्रेट निकोबार में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसपोर्ट पोर्ट के लिए 12,230 करोड़ की वीजीएफ मांगी गई थी लेकिन वित्त मंत्रालय की समिति ने इसे मंजूरी नहीं दी। क्यों है ये चर्चा में? ये चर्चा में इसलिए अंडमान और निकोबार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए मांगा था उनसे वीजीबी सरकार से 12,230 करोड़ रुपए, लेकिन नहीं दी सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने, इसलिए ये भी चर्चा में है। क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार किस श्रेणी में आता है? तो आता है मौलिक अधिकार के अंदर। 21A के अंदर जो शिक्षा का अधिकार है, यह पुल लंदन की किस टेम्स नदी में जहाजों की आवाजाही के लिए बना था? ये जो पुल है लंदन की जो टेम्स नदी है, जहाजों की नदी में जहाजों की आवाजाही के लिए बनाया गया था। तो कौन सी नदी के लिए बनाया गया था? टावर ब्रिज। नेक्स्ट है 7 जून का, ये आज का है। हाँ? आशुतोष दीक्षित वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं अभी आशुतोष दीक्षित। हाँ। भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के अगले वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किए हैं। वे 1 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे। किससे? 1 जुलाई से वो अपना कार्यभार संभालेंगे। जो इनकी जगह पर है वो रिटायर होंगे और वर्तमान में एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख CISSC के पद पर कार्यरत है। मतलब वर्तमान में वो जो है, वर्तमान में एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में एकीकृत रक्षा प्रमुख स्टाफ के पद पर कार्यरत हैं अभी। देश का पहला नेक्स्ट है, देश का पहला 85% एथेनॉल मिक्स वाला E85 फ्यूल। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में इंडियन ऑयल को पुस्सा रोड आउटलेट पर देश के पहले 85% एथेनॉल मिक्स वाले E85 फ्यूल का उद्घाटन किया। शुरुआती चरण में दिल्ली NCR और मुंबई पुणे नागपुर कॉरिडोर में 50 से 100 ऐसे E85 फ्यूल स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। देश का पहला 85% एथेनॉल मिक्स्ड वाला E85 फ्यूल
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। केंद्रीय पेट्रोल प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। वे दिल्ली में इंडियन ऑयल के पुसा रोड आउटलेट पर, कहाँ पर? पुसा लेट आउटलेट पर देश के 85% एथेनॉल मिक्स्ड वाले E85 पुल का उद्घाटन किया। शुरुआती चरण में वे दिल्ली NCR और मुंबई पुणे नागपुर कॉरिडोर को 50 से 100 ऐसे E85 फ्यूल स्टेशन स्थापित करेंगे। कितने? 50 से 100 E85 फ्यूल स्टेशन समर्पित करेंगे। रामसर स्थल कौन नेक्स्ट है रामसर स्थल। इसके अंदर कौन से अभी करंट के अंदर रामसर साइट्स डिसाइड की है, मतलब रामसर साइट में कौन से स्थानों को अभी शामिल किया प्रेजेंट में करंटली है। उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जिसे सुराहा ताल के नाम से भी जाना जाता है, को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह लगभग 24.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो बरसात के मौसम में बढ़कर 42 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। लेकिन वैसे तो ये 24.9 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन बारिश के अंदर ये बढ़कर के 42 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। कौन से उत्तर प्रदेश का जो बलिया जिला है उसके अंदर जयप्रकाश नारायण अभ्यारण्य, नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण अभ्यारण्य, जिसे सुराहा ताल के नाम से भी जाना जाता है, को देश का 100वां, कौन सा 100वां? ये नंबर याद रखना आएगा ही, रामसर स्थल घोषित किया। क्योंकि नए नए जो रामसर स्थल डिसाइड होते हैं ना, वो क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। जो अभी जो प्रेजेंट टाइम में उसकी क्या कहते हैं लंबाई चौड़ाई है वो 24.9 वर्ग किलोमीटर, मगर बारिश के मौसम में वे 42 वर्ग किलोमीटर हो जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटेन की लिवरपूल यूनिवर्सिटी को बेंगलुरु में अपना परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। ब्रिटेन की जो लिवरपूल यूनिवर्सिटी है उसको बेंगलुरु में अपना शिक्षण स्थान स्थापित करने की मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य शिक्षा में वैश्विक भागीदारी को प्रोत्साहन देना है। वो जो राष्ट्रीय नीति 2020 बनाई गई थी, ये उसके तहत किया गया। और ये क्यों किया गया है? कि शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक भागीदारी को प्रोत्साहन देना। फिर है खोज, मतलब अभी कौन सी नई चीजों की खोज की गई है। देश की सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास प्राकृतिक गैस का एक बड़ा भंडार मिला है। यह भंडार अंडमान निकोबार द्वीप से 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में मिला है, जो पानी में लगभग 1900 मीटर की गहराई में स्थित है। कहाँ है? पानी के अंदर 1900 मीटर की गहराई में स्थित है। ऑयल इंडिया लिमिटेड को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर के पास प्राकृतिक गैस का, किसका? प्राकृतिक गैस का एक भंडारण मिला है। यह भंडार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और श्री विजयपुरम 3 में मिला है। कहाँ पे? विजयपुरम 3 में मिला है, जो पानी में लगभग 1900 मीटर की गहराई पर, पानी के अंदर 1900 मीटर की गहराई में स्थित है, अंडमान निकोबार से 15 किलोमीटर की दूरी पर। जम्मू में भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। 6th पॉइंट, जम्मू में भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का स्थापना की गई। क्या कहते हैं? उद्घाटन किया गया। स्थापना हुई, पहले स्थापित किया, उसके बाद में उनका उद्घाटन किया, मतलब उनको चालू कर दिया गया है। यह केंद्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए बेहतर मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी देगा। क्या करेगा? जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के लिए बेहतर मौसम की सूचनाएं देगा ये, और आपदा की चेतावनी हमें पहले से ही दे देगा, सेवाएं देगा। और पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों के लोगों को मौसम की ज्यादा सटीक और बेहतर जानकारी होगी। पहाड़ों में जो लोग रहते हैं और दूर दराज जो लोग रहते हैं, उनको मौसम की सटीक जानकारी पता लग जाएगी कि अभी आपके यहाँ पे बारिश आने वाली है, अभी भूस्खलन होने वाला है और अभी बर्फ गिरने वाली है, तो वो अलर्ट हो जाएंगे। जैसे अभी आजकल देख रहे हो ना, अपने मोबाइल में भी बारिश से पहले अलर्ट आ जाता है, और वो धुन भी इतनी अजीब आती है कि इंसान डर जाता है उनसे। इतना अजीब सा मैसेज आ जाएगा, अजीब सी टून आती है, मैसेज आता है तब, कि ऐसा लगता है कि जैसे मौसम तो आएगा तब, हाँ यहाँ पे अभी भूकंप आ गया, हमारे दिमाग में भूकंप, वो मैसेज सुन के आ जाता है। हाँ, तो वैसे ही उनके पास भी फिर मैसेज जाएगा। कोई भी घटना, कोई भी प्राकृतिक आपदा आने से पहले उनके पास मैसेज चला जाएगा 2-3 घंटे पहले। किनके पास? जम्मू कश्मीर और पहाड़ी इलाकों के जो लोग हैं अरुणाचल प्रदेश में। वर्ड ऑफ द डे, विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान। अभी विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान क्या होता है? यह अपराध के पीड़ितों, खासकर मानव तस्कर और व्यावसायिक यौन शोषण के शिकार लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए बनाई गई है। अपराध के पीड़ितों मतलब किसी अपराध से पीड़ित है जो इंसान, और खासकर मानव तस्करी से मतलब मानव आदमियों को जो
इंसानों की जो तस्करी होती है ना, लोग मतलब लड़कियों को या फिर छोटे बच्चों को बेचा जाता है, उनको जब बेच दिया जाता है और फिर वापस उनको उनकी वापस लाइफ में लेके आती है सरकार, छुड़ा के लेके आती है, तो वापस उनको वापस पहले वाली ज़िंदगी में ढालने के लिए और जीने का तरीका सिखाने के लिए ही किया गया है। व्यावसायिक यौन शोषण से शिकार लोगों को व्यावसायिक यौन शोषण मतलब जो व्यवसाय जिनका है, अ, यौन शोषण से संबंधित जो व्यवसाय है जिन लोगों का, उनको वापस पहले वाली लाइफ में पुनर्वास यानी पहले वाली ज़िंदगी का में स्टेबल करने के लिए बनाई गई योजना है। इसके तहत पीड़ितों को सुरक्षित ठिकाना मतलब उनको रहने के लिए सुरक्षित जगह देना, कानूनी मदद अगर कानून की तरफ से उनको कोई मदद चाहिए तो वो देना और इलाज और मानसिक सहयोग, उनका कोई इलाज मतलब शारीरिक या मानसिक कोई बीमारी तो उसका इलाज कराना, जो मानसिक सहयोग है और सामान्य जीवन में वापस लौटना। सामान्य जीवन यानी जो पहले उनकी लाइफ थी, इस उनकी तस्करी होने से पहले जो उनकी नॉर्मल लाइफ थी वहाँ वापस लौटाना उनको, के लिए ज़रूरी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान के अंदर उनको ये सहायताएँ दी जाती हैं। इसका उद्देश्य पीड़िता की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना है। मतलब विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान का उद्देश्य जो है वो पीड़िता को सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के लिए एक व्यापक विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान की मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मंजूरी दी है। किसकी दी है? व्यापक विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान को मंजूरी दी है, जो नया कानून बनने तक लागू रहेगा। जब तक इसके ऊपर कोई कानून नहीं बन जाता तब तक ये लागू रहेगा। मतलब ये एक क्या कहते हैं, पहले मतलब कानून बनने से पहले जब तक कानून नहीं बनेगा, टाइम लगेगा कानून बनने में, तब तक के लिए ही आप इसके ऊपर का मतलब इसके अकॉर्डिंग आप बचा सकते हो जो मानव तस्करी के अंदर जो लोग जा चुके हैं, जिनको ज़बरदस्ती धकेल दिया गया, उनको वापस लाके आप इस कानून पे विक्टिम प्लान के अकॉर्डिंग, प्रोटेक्शन प्लान के अकॉर्डिंग आप उनको सेव कर सकते हो। उसके बाद में इनके ऊपर एक परमानेंट एक कानून बना दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग उनको सेव किया जाएगा। भारत का वह पहला राज्य कौन-सा है जिसने इंटरनेट को नागरिकों के मूल अधिकार घोषित किया है? भारत का वह पहला राज्य कौन-सा हम इंटरनेट को मूल अधिकार घोषित किया गया है, वह है केरला, भारत का राज्य। मतलब हमारे अधिकारों में एक अधिकार और ऐड ऑन हो गया है। अंडमान निकोबार की वह जेल कहाँ है जहाँ 1906 में पहले स्वतंत्रता सेनानी को कैद किया गया था? मतलब ये कौन-सी जेल है वो? है जो जिसके अंदर 1906 में पहले स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। अंडमान निकोबार पे बोलते थे ना काला पानी की जेल, सुना होगा आपने मतलब पहले की जो मूवियाँ हैं या फिर जो स्वतंत्रता सेनानियों की मूवियाँ बनाई थी उनमें सुनना, और अपन हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि काला पानी की जेल भेज दिया जाता था। वो काला पानी की जेल जो थी वो अंडमान निकोबार के अंदर ही थी। हैं? तो इसका आंसर है वाइपर आइसलैंड, वाइपर वाइपर आइसलैंड। ये थोड़ा शब्द मुझे पता है थोड़े से हार्ड हैं, लेकिन 2-4 बार 5 बार बोलोगे तो याद हो जाएँगे, या फिर आप पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करोगे तो याद हो जाएँगे। अब वाइपर वाइपर आइलैंड, वाइपर क्या होता है जिससे अपन झाड़ू-पोछा करते हैं ना, उसको वाइपर बोलते हैं। ऐसे कनेक्ट कर लिया करो पर्सनल लाइफ से तो याद हो जाएँगे, या फिर 2-4-5 बार बोल-बाल के रट लिया करो, हैं? तो आज का करंट अफेयर मैं यहीं खत्म करती हूँ और फिर आऊँगी अगले संडे को पूरे हफ्ते भर का करंट अफेयर एक साथ लेके। आप मेरे साथ बने रहिए इसी चैनल के ऊपर, हुँ? और अपना नॉलेज का जो भंडार है उसे बढ़ाते जाइए और आपका जो सपना है उसे साकार करते रहिए। मेरे साथ ही इसी प्लेटफ़ॉर्म पे। ओके, थैंक यू।